Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to start गुप्त पीरियड. ओके स्टूडेंट, क्या हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में. इसके कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके द्वारा हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है. थोड़ा सा इनके साहित्य के बारे में देख लेंगे. गुप्त काल के बारे में देखेंगे एक बार. किसके बारे में देखिए, गुप्त काल को डिस्कस करेंगे आज हम स्टूडेंट. गुप्त काल का थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को भी लगाएंगे. ओके, गुप्त काल के ओवरव्यू के बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लगाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा. ओके, गुप्त काल की यदि साहित्य की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया है गुप्त काल के साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं को हम डिस्कस करेंगे आज हम. देखिए, गुप्त काल के साहित्य की बात की जाए तो आपने कभी पढ़ा होगा देवी चंद्र गुप्तम नाम की जो है क्या है साहित्य एक रचना है. इसकी ये जो है कैसा है, संस्कृत का एक नाटक है. जैसे कि आपको पता चल रहा है देवीचंद्र गुप्तम जिससे लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत का एक क्या है, नाटक है. उसको किसने लिखा है स्टूडेंट, ये भी समझेंगे. किसने लिखा है, विशाख देखिए किसने लिखा है स्टूडेंट, विशाख दत्त द्वारा ये संस्कृत का एक नाटक है. उसके साथ मैंने आपको पढ़ा है मुद्रा राक्षस. ये भी जो कविता है ये भी संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में. और मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो किसने लिखा है, ये भी लिखा हुआ है ये भी जो लिखा हुआ है विशाख दत्त ने. ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा हुआ है. ये संस्कृत भाषा का क्या है, एक नाटक है. ये क्या स्टूडेंट, ये भी एक नाटक ही है. ठीक है, तो गुप्त काल के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, देवीचंद्र गुप्तम जो कि क्या बोलते हैं एक साहित्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया. उसके बाद में मुद्रा राक्षस जो ये भी क्या है, एक संस्कृत का नाटक है और इसको भी जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है. और एक रचना जो है उसका नाम है, देखिए वात्स्यायन. आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे वात्स्यायन की एक रचना है, इसका नाम है कामसूत्र. ठीक है, तो ये सभी जो रचनाएं हैं इन सभी रचनाओं के द्वारा जो है पता चलता है किसके बारे में, गुप्त काल के बारे में. और कालिदास मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको मौर्य काल मैंने आपको पढ़ाया था मौर्योत्तर काल, तो मैंने आपको पढ़ाया था कालिदास ने एक जो है रचना लिखी थी. मैंने आपको पढ़ाया था शुंग वंश का शासक जो था पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था, उसका नाम क्या था, अग्निमित्रम. मैंने उसको पढ़ा था. और मालविका नाम की क्या थी, फीमेल क्या थी, कि क्या बोलते नायिका थी. और उनके प्रेम विवाह के द्वारा किस तरीके से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, प्रेम प्रसंग के द्वारा. तो उसका जिक्र जो मिलता है मालविका अग्निमित्रम में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखित है, कालिदास के द्वारा. मैंने आपको बताया था कालिदास जो है गुप्तकालीन कवि हैं. कालिदास क्या स्टूडेंट, गुप्तकालीन कवि हैं. ओके, तो देखिए कई सारी रचनाएं हैं, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ. देखिए, मैंने आपको पढ़ा है गुप्तकालीन जो रचना है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है. चलिए मैं आगे बताऊँगी, इसमें लिखने की जगह नहीं है. वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नाम की जो बुक लिखी गई थी, ये भी गुप्त काल के विषय में हमें इन्फॉर्मेशन देती है. इसके साथ देवीचंद्र गुप्तम जो संस्कृत की लैंग्वेज में लिखी हुई एक नाटक है, ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है. उसके बाद में बात की जाए मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस जो है ये बुक जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, ये भी संस्कृत का नाटक है. ठीक है, आप चाहे तो इसका शॉर्ट ले लीजिए. अब मैं चलती हूँ, बताती हूँ कालिदास के बारे में. देखिए एक बार, उसके बाद में हम चलते कालिदास पर. मैंने आपको पढ़ाया था कालिदास के विषय में कि कालिदास जो स्टूडेंट वो क्या है, गुप्तकालीन कवि है. गुप्तकालीन कवि हैं. गुप्तकालीन कवि थे ये. अरे भाई डंडा लग जाए, कवि गुप्तकालीन कवि थे. ठीक है, तो इनके द्वारा मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जिसने
बृहदर्थ की हत्या की थी। ये बृहदर्थ जो था चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जो था शासक था, और इस शासक का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था देखिए एक बार, अग्निमित्रम। क्या नाम था उसका? अग्निमित्रम। ठीक है, अग्निमित्रम नाम था। इसको मित्रम नहीं कहेंगे, उसको मित्र कहेंगे। अग्निमित्र नाम था उनका, किसका? पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम था अग्निमित्र। तो कालिदास ने जो है एक रचना रची थी जो कि शुंग वंश की थी, और ये इन्होंने गुप्त काल में रची थी। इसका नाम इन्होंने रखा था मालविका। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम एक इस तरह की एक कविता थी जो कि हमें शुंग वंश के बारे में बताया करती थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश के विषय में कौन सी रचना है, कौन सा साहित्य है जिसके विषय में पुष्यमित्र शुंग के बेटे के विषय में पता चलता है, या फिर शुंग वंश के विषय में पता चलता है। तो उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम नाम की रचना है, जो गुप्तकालीन जो कवि थे कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे शुंग वंश को डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैंने कालिदास गुप्तकालीन कवि इनके विषय में पढ़ाने की कोशिश की, और इनकी जो पुष्यमित्र शुंग की जो रचना है मालविका अग्निमित्रम, ये शुंगकालीन रचना है। हमें किसको पढ़ना है आज? गुप्तकालीन को डिस्कस करना है। तो इसके साथ आगे हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन के विषय के लेख के बारे में। गुप्तकालीन के विषय के जो लेख हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला जो लेख है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसको कहते हैं पर्याग प्रशस्ति। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट पर्याग प्रशस्ति। पर्याग प्रशस्ति की यदि बात की जाए तो पर्याग प्रशस्ति जो है ये किसने लिखा है? तो आपने सुना होगा इनका नाम हरिसेन। आपने बहुत याद किया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते टाइम। हरिसेन अब ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त के, मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। समुद्रगुप्त के क्या थे स्टूडेंट? दरबारी कवि थे। ठीक है, हरिसेन जो थे दरबारी कवि थे किसके? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त की जो विजयी गाथा थी, समुद्रगुप्त की विजयी गाथाओं का, समुद्रगुप्त की विजयी गाथाओं का वर्णन जो है स्टूडेंट, समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का जो वर्णन है वो किस में किया गया है? पर्याग प्रशस्ति में किया गया है। पर्याग प्रशस्ति में। और मैंने आपको बताया कि पर्याग प्रशस्ति स्टूडेंट किसके लिए द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया स्टूडेंट? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। इसके साथ साथ पर्याग प्रशस्ति में जितने भी गुप्तकालीन राजा हुए उनके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में मिलती है? गुप्तकालीन राजाओं के विषय में। ठीक है तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको क्या करवा देती हूँ, डिस्कस कराती हूँ। मैंने आपको बताया कि गुप्तकालीन साहित्य, और उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया लेख। तो लेख की बात की जाए तो पर्याग प्रशस्ति नामक एक लेख है। इसको पर्याग प्रशस्ति नामक लेख की बात की जाए तो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे। और समुद्रगुप्त की हरिसेन ने विजयी गाथाओं के द्वारा उनकी प्रशंसा की, विजयी गाथाओं का वर्णन किया है। और पर्याग प्रशस्ति में ही इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है? अंकित किया है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन के द्वारा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं गुप्तकालीन के विषय में। आगे कौन कौन से लेख हुए हैं बात की जाए। उसके बाद में एरण, देखिए एक बार यस कर देती हूँ, इसको सही नहीं लिखा हुआ। देखिए एक बार एरण अभिलेख। क्या स्टूडेंट? एरण अभिलेख। अभी एरण अभिलेख की बात की जाए तो एरण अभिलेख स्टूडेंट कहाँ पर स्थित है? देखिए एक बार एरण अभिलेख की बात की जाए तो स्टूडेंट ये एमपी में स्थित है एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख की बात की जाए तो ये 510 एडी या फिर इसको ईस्वी बोल सकते हैं में जो है बनाया गया था। इसमें जो है
भानुगुप्त, इसको भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, इसको भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। और सती प्रथा, सती जो वर्ड है, जो सती प्रथा है, जो सती जो वर्ड है, इसका जो सबसे पहले उल्लेख जो है किसे मिलता है, एरण अभिलेख में। कहा जाता है कि जब भानुगुप्त की मृत्यु हो गई थी तब उनकी पत्नी जो थी वो कैसी हो गई थी, सती हो गई थी। इसी के कारण सती प्रथा का जो है उल्लेख है, सती जो ये वर्ड है इसका उल्लेख जो है किस में है, एरण अभिलेख में है। अब आता है कि एरण अभिलेख जो है उसकी खोज किसने की थी, तो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कन्नीघम ने जो है एरण अभिलेख को खोजा था और ये कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। कलकत्ता के देखिए एक बार, ये जो है कलकत्ता का जो एक म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में जो है इसको जो है रखा गया है। किसको रखा गया स्टूडेंट, एरण अभिलेख को वर्तमान समय में, ठीक है। और सती होने का जो सबसे पहले जो साक्ष्य है सती होने का, वो किस में मिलता है स्टूडेंट, सती होने का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो मिलता है एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख कहाँ पर स्टूडेंट, एमपी में स्थित है। 510 ईस्वी में बताया जाता है इसकी स्थापना भानुगुप्त के द्वारा की गई थी। भानुगुप्त इसको जो एरण अभिलेख उसको भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है। सती जो होने का सबसे पहला जो उल्लेख है, उसका जो साक्ष्य है वो एरण के अभिलेख से ही प्राप्त होता है। और एरण जो अभिलेख है उसकी खोज जो है कन्नीघम के द्वारा की गई थी। कहा जाता है वर्तमान समय में कि कलकत्ता में जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, एरण अभिलेख को जो वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। इसके साथ आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो गुप्तकालीन सिक्कों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे गुप्तकालीन सिक्के और मोहरे चले, तो उन्होंने ताम्रपत्र भी चलाए, ताम्रपत्र। इसके साथ साथ क्या चलाई, मोहरे चलाई, ताम्रपत्र चलाए, मोहरे चलाई। और कई सारे भाषा विवरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे गुप्त काल के विषय में संपूर्ण जानकारी, विस्तृत रूप से जानकारी मिली है। और कई सारे ऐसे विद्वान हैं, चाइनीज़ हैं, जो उस टाइम भारत की यात्रा करने के लिए, भारत की संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज को जानने के लिए, यहाँ के सभी चीज़, यहाँ की वेशभूषा को और यहाँ के कल्चर को जानने के लिए आए। उनमें से एक थे फाहियान और दूसरे थे हेंसवांग। कौन थे, हेंसवांग थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जिससे इन रचनाओं के द्वारा पता चलता है कि गुप्तकालीन साम्राज्य में किस तरह की साम्राज्य व्यवस्था थी। कृषक से लेकर के सैनिक व्यवस्था से लेकर के जिस तरह का संपूर्ण वातावरण, किस तरह के समाज उस टाइम पर बनाया गया था, उस टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की थी। तो फाहियान और हेंसवांग की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं, उनके द्वारा गुप्तकालीन के विषय में पता चलता है। सबसे पहले अगर शासक की बात की जाए तो सबसे पहले शासक कौन थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम चलते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, गुप्त काल के विषय में, कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, गुप्त काल के फाउंडर कौन रहे थे। देखिए गुप्त काल के विषय में ये कलर है हमारे पास। देखिए बात की जाए किसकी सबसे पहले माना जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए, गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो नाम आता है पहला श्रीगुप्त, जिनका जो शासन पीरियड का टाइम जो माना जाता है 240 से 280 ईस्वी माना जाता है, जिसको एडी बोलते हैं। उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी बोला जाता है। इस गुप्त वंश का जो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। और पर्याग प्रशस्ति जो हमने पढ़ा था अभी, जो हरिसेन द्वारा लिखित है, पर्याग, देखिए एक बार,
प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के विषय में सबसे ऊपर जो नाम मिलता है, किसका मिलता है? श्रीगुप्त का। तो इसी कारण कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, कौन था स्टूडेंट? श्रीगुप्त था। और मैंने आपको बताया था जो हरिसेन जो थे, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति। और हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्रयाग जो हरिसेन जो था वो कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। एक बार दोबारा समझ लेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त को माना जाता है 240 से 280 एडी कह लीजिए या फिर ईस्वी कह लीजिए। मैंने बताया था एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। इसमें कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की जाती है। प्रयाग प्रशस्ति के विषय में ही जो पता चलता है किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में। इसी की वजह से ही श्रीगुप्त को जो है, जो प्रथम लाइन जो है प्रयाग प्रशस्ति की, उसमें सबसे पहले श्रीगुप्त का नाम है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इससे ही अंदाज़ा लगाया गया है कि श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है स्टूडेंट हरिसेन के द्वारा लिखित है, ये मैंने आपको बताया। और हरिसेन जो थे स्टूडेंट कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो जब उनके प्रयाग प्रशस्ति में सबसे प्रारंभ में जो नाम श्रीगुप्त का कहा गया दिखाई दिया, तो इसी के कारण श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीगुप्त के जो बेटे थे उनको देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? श्रीगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था घटोत्कच। इनका टाइम पीरियड जो है 280 से 319 जो है ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच, इन्होंने क्या करा था? महाराज की उपाधि जो है, महाराज की उपाधि क्या करी थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। एक बार दोबारा समझेंगे। घटोत्कच जो थे श्रीगुप्त के बेटे थे। इनके टाइम पीरियड की बात की 280 से 319 इनका शासनकाल रहा। महाराजा की जो उपाधि है सबसे पहले जो किसने धारण की थी वो थे घटोत्कच, यानी कि श्रीगुप्त के बेटे। आगे आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जाते हैं, पढ़ते हैं आगे गुप्तकालीन शासक के बारे में, जिनका नाम है, देखिए नाम क्या है इनका, बताइए क्या नाम हो सकता है? बड़ा ही फेमस नाम है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है शासनकाल का 319 से 355 ईस्वी जो है इनका 300 ईस्वी। ठीक है, 319 से 355 ईस्वी इनका माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है गुप्त संवत जिसको कहा जाता है 319 एडी या फिर 319 जो है, यह क्या था? कैलेंडर था, गुप्त कालीन कैलेंडर था। 319 ईस्वी चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था कुषाण के बारे में। कुषाण शासक जो थे कनिष्क थे। कुषाण शासक कनिष्क ने जब हुरणों को हराया था तब इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक कैलेंडर चलाया था जिसको कहा गया था 78 ईस्वी में चलाया गया था। इन्होंने इसको बताया था शक संवत। 78 ईस्वी को इन्होंने कहा था शक संवत नाम का एक कैलेंडर चलाया था, उसी तरीके से जैसे कि गुप्तकालीन में 319
319 में जो है गुप्त संवत चलाया गया था। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है स्टूडेंट, इनको जो है इनका टाइम पीरियड की बात की जाए 319 से 355 माना जाता है ईस्वी में। इनका चंद्रगुप्त प्रथम को ही जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त संवत जो है स्टूडेंट 319 ईस्वी में, गुप्त संवत जो है एक कैलेंडर था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम जो द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और जैसे कि कुषाण शासक जो थे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाई थी। ठीक है, शक संवत चलाई थी, उसी को ही इस यहाँ पर ये जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में, उन्होंने कौन कौन से विजयी किए। ठीक है, देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो हमने पढ़ा था अभी कि घटोत्कच जो थे यानी श्रीगुप्त जो थे, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की, इसको हम देखते हैं, महाराजधीराज नाम की जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है क्या की थी, धारण की थी। और इन्होंने क्या करा था, अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी जो थी, लिच्छवी की राजकुमारी, इसका नाम क्या था स्टूडेंट, कुमार देवी। क्या नाम था स्टूडेंट, कुमार देवी से जो है इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। और इन्होंने लिच्छवियों से जो है इन्होंने अपने विवाह करके मतलब इन्होंने लिच्छवियों से अपने संबंध जो है मधुर बनाए इन्होंने, और क्या करा, अपने साम्राज्य को है विस्तृत रूप प्रदान करने की प्रयत्न किया, जिसके के कारण इनका जो साम्राज्य है वो काफ़ी क्या हुआ, विस्तृत रूप में फैलने लगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, महाराज की उपाधि धारण की किसने, इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम के, जिनका नाम था घटोत्कच। देखिए बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी, इनके फादर जो थे किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के, जिनका नाम था घटोत्कच इनका नाम था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि कौन सी थी, महाराज की उपाधि धारण की थी, जबकि इनके पुत्र ने जो है महाराजधीराज की उपाधि धारण की थी। और लिच्छवियों से अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं गुप्त साम्राज्य में और भी कौन कौन से शासक आए, तो उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, देखिए पढ़ते हैं किसके बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था स्टूडेंट, समुद्रगुप्त। क्या नाम था स्टूडेंट, समुद्रगुप्त था। इनका जो शासनकाल माना जाता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है भारत को जो समुद्रगुप्त जो थे, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत का नेपोलियन। ये पीसीएस एग्जाम तक में पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, किसे, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और प्रयाग प्रशस्ति में भी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की विजयी गाथाओं के द्वारा जो है प्रशंसा की है, किसने, हरिसेन ने। ठीक है, ये हमने बताया भी आपको। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेंगे इसको और समझेंगे कि समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड माना जाता है, चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे 335 से 375 इनका टाइम पीरियड माना जाता है शासन का, और उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो उनका नाम है विंसेंट स्मिथ ने इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया। ठीक है,
इधर देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेन के द्वारा लिखित है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयी गाथाओं को बारे में जिक्र है। विजयी गाथाओं के द्वारा हरिशेन ने उनकी क्या की है, प्रशंसा की है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे समझने की कोशिश करेंगे इसको, प्रयाग प्रशस्ति को। प्रयाग प्रशस्ति में और क्या खास है, और प्रयाग प्रशस्ति जो है स्टूडेंट, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, कई बार ऐसा होता है माइंड के अंदर आता ही नहीं है वर्ड कैसे लिखा जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति, ओके, एक डंडा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है वाला। प्रयाग प्रशस्ति हटा ही देती हूँ मैं आपको, वरना फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ओ देखिए भाई, देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों, एग्जामिनर इस प्रयाग प्रशस्ति को क्यों पूछता है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए तो आर्यवर्त के 9 राजाओं, आर्यवर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के, कहाँ पे के स्टूडेंट, दक्षिण भारत के 12 राजाओं का जो वर्णन है वो इसमें है, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अशोक ने। अशोक ने जो है प्रयाग प्रशस्ति को बनवाया था, और इसको जो बनवाया था प्रयाग, उसमें क्या बोलते हैं, अशोक ने बनवाया था। इसके साथ अकबर ने क्या करा था, इसको कौशाम्बी में बनवाया था अशोक ने। कौशाम्बी में जो है किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए अकबर की, अकबर ने क्या करवाया, अकबर ने इसको क्या करवाया, प्रयाग में जो है दोबारा से स्थापित करवा दिया। प्रयाग में इन्होंने पुनः जो है प्रयाग में स्थापित करवाया, किसने, अकबर ने। और बताया जाता है कि जहांगीर और बीरबल, जहांगीर और बीरबल के विषय में भी जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलती है। जहांगीर और बीरबल के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। एक बार समझेंगे इसको दोबारा से। देखिए प्रयाग प्रशस्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पीसीएस से लेकर छोटे से लेवल से कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें क्यों पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति को, यहाँ पर इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ इसको। प्रयाग प्रशस्ति में जो है आर्यवर्त के 9 राजाओं का वर्णन है, दक्षिण भारत के 12 राजाओं का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। और हमने पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो सब पहले संस्थापक जिनको माना गया है, श्रीगुप्त के बारे में वर्णन है। प्रथम लाइन में श्रीगुप्त का नाम मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैंने बताया समुद्रगुप्त के बारे में, और मैंने आपको इसके साथ साथ इसमें अकबर के बारे में यहाँ पर जिक्र है उसमें, और जहांगीर बीरबल के बारे में जिक्र है। और अशोक ने जो प्रयाग प्रशस्ति जो बनाया था वो कहाँ बनाया था, कौशाम्बी में बनाया था। इसके बाद में अशोक ने क्या करा, कौशाम्बी से इसको उखड़वा करके इन्होंने प्रयाग में इसको लोकेटेड करवा दिया, इसको वहाँ पर इन्होंने स्थापित करवाया, जो वर्तमान समय में आज भी प्रयाग में ही स्थित है, और इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और जहांगीर की बात की जाए, जहांगीर से लेकर के बीरबल के बारे में भी जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में एक नहीं कई सारे राजाओं के बारे में वर्णन है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे चलेंगे, समुद्र के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। समुद्रगुप्त जो है स्टूडेंट, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि जब इन्होंने सिक्के चलाए थे, समुद्रगुप्त के सिक्के जो चले थे, इन्होंने अपने टाइम में जो सिक्के चलाए थे, वो जो सिक्के थे उस पर क्या था, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का जो चित्र है वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पे अंकित है, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये जो थे कैसे थे, इनको जो है संगीत से प्रेम था, इसी के कारण इनको कविराज की उपाधि भी दी गई। ठीक है, आगे समझते हैं इनके बेटे के बारे में। समुद्रगुप्त के बेटे बताइए, इनका नाम क्या था। समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे जिनका नाम था, इन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था
चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त ने अपने पिता के नाम पे ही इनका नाम रखा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। किसका स्टूडेंट? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं? इनको कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज। इनके पिता को हमने क्या पढ़ा था? कविराज। देवराज, देवगुप्त और कहीं कहीं पे इनको श्रीगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त यानी कि इनके परदादा। ठीक है, श्रीगुप्त को भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा, जब शक जो थे, शक जो है मध्य एशिया के जो लोग थे जो बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी थे, जब उनको इन्होंने क्या करा, पराजित करा था, तब इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलवाने के बाद में इन्होंने उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम क्या था? विक्रमादित्य। क्या नाम था स्टूडेंट? विक्रमादित्य नाम की जो है उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक बार समझ लेंगे और इसको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो समुद्रगुप्त के क्या थे? पुत्र थे। और इनके चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? ये पोते थे। ठीक है, इनके शासनकाल की बात की जाए तो 375 से 415 जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। इनको जो है देवराज, देवगुप्त और श्रीगुप्त की उपाधि भी दी जाती है। जिस तरीके से इनके पिता को कविराज की उपाधि दी गई थी। इन्होंने क्या करा, शकों को जब पराजित किया था, जब शकों को हराया था, तब इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए थे, इसके साथ साथ इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। इस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था स्टूडेंट? विक्रमादित्य नाम की इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। और जो आपने पढ़ा था 9 रत्न के बारे में, 9 जो रत्न थे वो इन्हीं के ही टाइम में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और कौन कौन से थे तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कालिदास, जो मैंने आपको बताया था, मालविकाग्निमित्रम इन्होंने लिखी थी कालिदास ने। ठीक है, जो कि कैसी थी? पुष्यमित्र शुंग जो थे, शुंगकालीन थी रचना वो। कालिदास नवरत्न में शामिल थे। इसके बाद धन्वंतरी, चाहिए, देखिए एक बार धन्वंतरी, कालिदास धन्वंतरी, बारहमिहिर, बारहमिहिर के बाद में अमर सिंह, के बाद में कौन से हैं? छपड़क इनको कहा जाता है। उसके बाद में है शंकु, उसके बाद में है बेताल की कथा बहुत सुना होगा आपने बचपन में। बेताल भट्ट इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेताल भट्ट। और एक थे वररुचि, बेताल भट्ट, वररुचि। और एक और थे घटपर्रक। देखिए कौन कौन से थे, इनको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको आगे नेक्स्ट में पेज में बताऊंगी। पहले क्या थे? कालिदास। ठीक है, द्वितीय में कौन थे? धन्वंतरी। और तृतीय में कौन थे? बारहमिहिर। और चतुर्थ में क्या थे? अमर सिंह। ठीक है, और छठे नंबर में क्या थे? शर्णपक। ठीक है, और सातवें की बात की जाए बेताल, और आठवें की बात की जाए वररुचि। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 9 रत्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो इसलिए आपको 9 रत्न जो है याद करना ही है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, इसमें आपको ट्रिक बताऊँगी शॉर्ट कि इसको किस तरीके से याद किया जाएगा। और जो हमारा अंतिम जो नाम था वो क्या था? देखिए नवरत्न में क्या नाम था स्टूडेंट?
घटकर्पर। घटकर्पर ये क्या थे स्टूडेंट? 9 रत्न थे। ठीक है, इसके साथ साथ मेहरौली का एक लौह स्तंभ है, मैंने इस इमेजेस में बताया हुआ है लौह स्तंभ। लौह स्तंभ ये जो है मेहरौली में, और मेहरौली में क्या है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के पास में ही है ये मेहरौली में। कुतुब मीनार में ये जो है 7 फुट जो है ऊंचा है, और इसमें वर्तमान समय में आज भी कोई जंग नहीं लगा है। ये इसकी एक खासियत है, इसका फीचर्स है। ठीक है, लोही स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि 9 जो रत्न थे, ये 9 रत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन में रहते थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है 2 कैपिटल बनाई थी। पहली थी उज्जैन और द्वितीय थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, 2 ये क्या थी? कैपिटल थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो उज्जैन में रहा करते थे 9 रत्न। ठीक है, और यहाँ पर बात की मैंने मेहरौली की, और मेहरौली में है लौह स्तंभ जो कि 7 फुट करीब ऊंचा है, और वर्तमान समय में भी आज भी इसमें कोई जंग नहीं लगा है। ये इसकी खासियत है, फीचर्स है, और ये मेहरौली में स्थित है। 9 रत्न में जो है अंतिम मैंने आपको पढ़ाया घटकर्पक जो थे। और लौह स्तंभ की बात की जाए तो लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? तो मेहरौली में स्थित है। कुतुब मीनार के जो पूरा एरिया है उस कुतुब मीनार के पास ही है। मैंने एक पिक्चर भी आपको ऐड करके दिखाऊंगी जब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया नवरत्न जो थे स्टूडेंट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है 2 कैपिटल बनाई हुई थी। पहली थी उज्जैनी, दूसरी थी पाटलिपुत्र। और मैंने आपको पढ़ाया था पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त जो मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य सम्राट जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो सबसे मौर्य घराना को किसने बीट किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि विदिशा में जो बनाई थी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी कैपिटल जो है पाटलिपुत्र से कन्वर्ट करके उसने विदिशा बनाई थी। मैंने आपको बताया था विदिशा एमपी के मध्य एरिया में स्थित है। तो यहाँ पर अब जो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने अपनी कैपिटल उज्जैन और पाटलिपुत्र 2 जगह पे अपनी बनाई हुई थी। और जो 9 रत्न जो थे उस टाइम स्टूडेंट वो उज्जैन में रहा करते थे। ठीक है, और बात की जाए कि उनके टाइम में कौन कौन आए थे, तो फाहियान जो है फाहियान नाम का जो चीनी यात्री था वो किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं, समझते हैं गुप्तकालीन शासक के बारे में। जो कौन कौन से थे, इनका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था स्टूडेंट? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त की बात की जाए तो इनका शासनकाल स्टूडेंट माना जाता है 415 ईस्वी से 455 माना जाता है। 415 से 455 माना जाता है। 455 में इनकी डेथ हो जाती है। और बात की जाए इनकी जन्म की, कुमारगुप्त की जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट 399 में हुआ था, 399 में। ठीक है, और 299 में किसका जन्म हुआ था स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाया था वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 299 में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। इन्होंने कुमारगुप्त ने क्या किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्टूडेंट, इसका जो निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने करवाया था। जब हुर्णों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था, हुर्णों का प्रथम आक्रमण जो है इन्हीं के ही समय में हुआ था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। इसीलिए देखिए कुमारगुप्त जो है इनका जो शासनकाल का टाइम पीरियड माना जाता है वो 415 से 455 ईस्वी तक माना जाता है। और इनके जन्म की बात की जाए तो 399 माना जाता है। और 299 मैंने आपको पढ़ाया था वर्धमान महावीर स्वामी के जन्म की बताई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्टूडेंट वो कुमारगुप्त ने ही इसको बनवाया था। और हुर्णों का जो प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो कुमारगुप्त के टाइम में ही हुआ था। लेकिन जो हुर्णों का जो आक्रमण हुआ था उसको पूर्ण रूप से जो विजित किया था वो इन कुमारगुप्त के जो पुत्र थे स्कंदगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने अपने पुत्र जिनका नाम था स्कंदगुप्त, हुर्णों के जो प्रथम आक्रमण जो हुआ था उन्होंने उस समय अपने पुत्र को हुर्णों के आक्रमण के समक्ष जो है प्रस्तुत होने और उस आक्रमण के समक्ष अपने राजा होने की प्रतिभा दिखाने के लिए
किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, बिंबिसार के में, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया बिंबिसार के बारे में। और बिंबिसार ने अपने बेटे को भेजा था, ठीक है, जब नालंदा में सॉरी गांधार में जब क्या हुआ था, जो पश्चिमी एरिया थे गांधार में विद्रोह हो गया था, तब उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा था। ठीक है, आगे समझेंगे इसके स्कंदगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त के बेटे के बारे में। देखिए आगे कुमारगुप्त के बारे में समझेंगे। कुमारगुप्त के शासनकाल की बात की जाए तो 455 से 467 जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है शासन का। ठीक है, जब हुन्नों को पराजित इन्होंने किया था, हुन्नों का अटैक जो हुआ था इनके पिता के टाइम पीरियड में हुआ था, तो हुन्नों को जो है पराजित किया था इन्होंने, हुन्नों को हराया था। किसने? कुमारगुप्त ने हराया था। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक झील बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस झील का नाम बताइए क्या था? चंद्रगुप्त के टाइम में एक झील बनी थी, उसका नाम बताइए क्या था? सुदर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था? गिरनार पर्वत पर। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। एक बार देखिए, कुमारगुप्त हमने पढ़ा कुमारगुप्त के जो पिता थे उनका नाम स्टूडेंट क्या था? सॉरी, मैंने कुमारगुप्त नहीं दिया, स्कंदगुप्त लिखना चाहिए था मुझे, तो हम यहाँ पे स्कंदगुप्त की बात करते हैं। देखिए कई बार माइंड ऐसे हैंग हो जाता है। देखिए एक बार हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड जो है 455 से 467 माना जाता है। हुन्नों को जो है पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त जो किसके बेटे थे? कुमारगुप्त के थे। तो कुमारगुप्त ने ही अपने बेटों को जो है हुन्नों को पराजित करने के लिए भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था? गिरनार पर्वत पर करवाया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ इस झील के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में रुद्रदामन हमने पढ़ा था। रुद्रदामन नाम का एक राजा था, उसने क्या करा था? इस झील, ये जो झील थी, रुद्रदामन ने क्या करा झील के विषय में? देखिए मैं यहाँ पे देती हूँ, देखिए झील के बारे में उन्होंने, रुद्रदामन ने क्या करा? ओहो, देखिए एक बार, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो है उन्होंने जीवोद्धार करवा दिया। सुदर्शन झील का जीवोद्धार किसने करवाया स्टूडेंट? रुद्रदामन ने करवाया। इसके बाद में क्या हुआ कि स्कंदगुप्त जो थे, इसके बारे में हम पढ़ लेते। स्कंदगुप्त, इन्होंने जो है इस जो कौन सी झील थी? सुदर्शन झील थी, इसका इन्होंने पुनः उद्धार करवाया। और उद्धार करवाने के बाद में किसानों के लिए इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था करवाई। इसी झील के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करवाई। सिंचाई की क्या करवाई स्टूडेंट? व्यवस्था करवाई। देखिए एक बार, रुद्रदामन ने क्या करा? जो सुदर्शन झील थी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, तो रुद्रदामन ने इसको जो दोबारा से जीवोद्धार करवाया। उसके बाद में सुदर्शन झील के बारे में स्कंदगुप्त ने इसको, जब वो सूख गई थी काफ़ी टाइम के बाद में, इन्होंने उसको दोबारा इसकी मरम्मत करवाई। और उसने टाइम के जो जितने भी किसान थे जिनके लिए सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो उसका इन्होंने सुदर्शन झील का पूर्ण रूप से उद्धार करवाया, उसको निर्मित करवाया दोबारा तरीके से। और जो कृषक थे उनके लिए सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके गुप्तकालीन अंतिम शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। अंतिम शासक माना जाता है स्टूडेंट विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को जो है स्टूडेंट अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक किसको माना जाता है स्टूडेंट?
विष्णुगुप्त को माना जाता है और यहीं से जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे छोटे साम्राज्यों में है गुप्त साम्राज्य विघटित होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं क्या करते हैं, आसानी से जो है कब्जा कर लेते हैं और अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, एक बार देखिए, इसके आगे नहीं बढ़ेगा शायद ये। ठीक है, तो हमने ये सब आज समझा स्टूडेंट, और हम 10 क्वेश्चन की सीरीज़ देखिए मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पर। देखिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए एक बार देखिए आप, ये जो है लोहा स्तंभ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये लोहा स्तंभ है। देखिए ये लोहा स्तंभ ऐसा है कि जो कहा जाता है काफ़ी ऊंचा है, जिसको 7 फीट बताया जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है लोहा स्तंभ। और कहा जाता है ये स्तंभ जो है इसमें कभी भी जंग नहीं लगा, ये मेहरौली शरीफ में कुतुब मीनार के पास। ओके, और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। गुप्त, इसके बारे में थोड़े से हम एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब जब हम इसी क्वेश्चन की सीरीज़ को थोड़ा सा हम लास्ट कर देंगे, इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन लगाने के बाद में गुप्त वंश का जो प्रथम शासक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ गया गुप्त वंश के बारे में। देखिए एक बार, गुप्त वंश का जो है प्रथम शासक किसे माना जाता है, क्वेश्चन हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहले लिखा चंद्रगुप्त, बी में लिखा श्रीगुप्त, और सी में लिखा रामगुप्त, और डी में लिखा घटोत्कच। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो पिता थे वो कौन थे, घटोत्कच। ये जो है आपस में क्या है, पिता पुत्र हैं। और घटोत्कच के पिता कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है, और रामगुप्त के बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है प्रथम शासक के बारे में। तो प्रथम शासक किससे बनाया गया था, हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहला जो नाम है किसका है, श्रीगुप्त का है। तो राइट आंसर जो है स्टूडेंट वस्ट का क्या है, बी है। ओके, देखिए ऐसे हमारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। देखिए गुप्त शासक की जो स्थापना 275 ईस्वी में, देखिए गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजधिराज की उपाधि धारण की। लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी, इसका नाम था कुमार देवी, उनके साथ क्या करा, विवाह किया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र भी बताया जाता है। किसको, श्रीगुप्त को। वायु पुराण और नारद स्मृति से गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से हमारे ईजी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टूडेंट आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो जो स्टूडेंट काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर अंत। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय। फीडबैक मी एंड सब्सक्राइब मी। टेक केयर एंड बाय बाय।